हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा यानी कि 9 दिसंबर का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो है, जो अलग अलग कंट्रीज़ में इसकी जो पोजीशंस हैं वो देखने को मिलती हैं। तो उसके तहत एक रिपोर्ट जो है वो अभी रिलीज़ की गई है, जिसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। इनइक्वालिटी के जो मुद्दे हैं, इनइक्वालिटी की जो इश्यू है अलग अलग कंट्री में, सोसाइटी में, समाज में, ये देखने को मिलता है वो कितने स्तर पर है आज के टाइम में, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट जो निकल के आई है, जिसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया जो है, हमारी कंट्री जो है, ये मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज़ में से एक है अगर वर्ल्ड की बात करें तो रिलीज़ ये की गई रिपोर्ट किसके द्वारा की गई है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा की गई है, ताकि प्रमोट किया जा सके कैसे रिसर्च करना है ग्लोबल इनइक्वालिटी जो डायनामिक्स देखने को मिलते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, रिपोर्ट जो है ये प्रेजेंट की जाती है मोस्ट अप टू डेट जो सिंथेसिस है इंटरनेशनल रिसर्च के द्वारा एफर्ट्स किए जाते हैं कि कैसे हमने ग्लोबल लेवल पे इनइक्वालिटीज से टैकल करके चलना है। रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें जो है ये अभी रखी गई हैं। ये लाइन जो है ये एक बार फिर से रिपीट हो गई है। ठीक है, तो पुअरेस्ट हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो बेयरली ऑन एनी वेल्थ, यानी कि सबसे ज़्यादा एक पैसे की कमी के कारण यानी कि सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, रिच पुअर में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर बात करें कि जस्ट 2% जो है टोटल ऑफ पोजेसिंग बेयरली ऑन एनी वेल्थ। ठीक है, तो वेयर एज रिचेस्ट जो है वो 10% है। ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो 76% ऑफ ऑल दी वेल्थ इसमें काउंट किया गया है। जेंडर इक्वालिटी की बात करें यहाँ पे तो वुमेन्स का शेयर जो है टोटल इनकम में फ्रॉम वर्क लेबर, ठीक है, तो वो कितना है? 30% है 1990 के हिसाब से देखें तो, और 35% अभी है। ठीक है, 1990 के हिसाब से 30% है वुमेन का शेयर, स्पेशली जो वुमेन काम कर रही हैं आज के टाइम में, पैसा जो कमा रही हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में वो 5% बढ़ा है, 35% है। फंडामेंटल राइट की अगर बात करें, हमारे संविधान में इसके जो प्रोविजंस रखे गए हैं पार्ट 3 में 12 to 35 फंडामेंटल राइट है, उसमें आपको टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी की। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार जो है वो सबको है। इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो एलिमिनेट करनी है सोसाइटी से, जो आर्टिकल 14 to 18 के बिटवीन आता है। टोटल फंडामेंटल राइट 6 है, ओरिजिनली 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जो आर्टिकल 31 था, उसको डिलीट कर दिया गया थ्रू 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो राइट टू इक्वालिटी के प्रोविजन जो है आर्टिकल 14 to 18 में रखे गए हैं। आर्टिकल 15 आपने मूवी देखी होगी आयुष्मान खुराना की, उसमें भी बता रखा है कि ग्राउंड लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, तो वो भी राइट टू इक्वालिटी में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनइक्वालिटीज़ जो है विद इन दी कंट्रीज़ वो बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में। अगर बात करें कि सेम टाइम में गैप देखने को मिलता है, स्पेशली इनकम्स में देखने को मिलता है। अगर किसी पर्सन की इनकम ज़्यादा है, अगर किसी की कम है, ठीक है, उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनमें भी इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो 50% जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, विद इन दी कंट्री ऑलमोस्ट डबल है ये। ठीक है, अगर टॉप 10% की बात करें तो क्लियर। सिग्निफिकेंटली अगर पुअरर की बात करें तो करंटली लो वेल्थ यानी कि जो पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर वेल्थ की बात करें गवर्नमेंट्स की, क्लियर, लो वेल्थ है, बट उनको टैकल करने के लिए, इनइक्वालिटीज़ को टैकल करने के लिए जो कैपेसिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। वो काफ़ी ज़्यादा जो इम्प्लीकेशंस देखने को मिलती है इसके चलते। ठीक है, एज वेल एज अगर देखिए चैलेंजेस क्या है कि 21st सेंचुरी में से रिलेटेड जो चैलेंजेस निकल के आते हैं, स्पेशली जो क्लाइमेट चेंज के कारण भी बहुत ज़्यादा जो है इनइक्वालिटी देखने को मिली। स्पेशली जो रोहिंग्या कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, वो म्यांमार से, ठीक है, रिफ्यूज़ी एज अ रिफ्यूज़ी आए वो, ठीक है, वहाँ से डिस्प्लेस्ड हुए रखाइन स्टेट से, म्यांमार के रखाइन स्टेट से। ठीक है, हमारी कंट्रीज़ में भी कुछ आए। ठीक है, जो यहाँ पे रह रहे हैं भाषण चार जो आइलैंड है बांग्लादेश का, जो फ्लोटिंग आइलैंड है वहाँ पे रह रहे हैं, उसका क्लाइमेट चेंज के कारण जो है सी लेवल भी इंक्रीज़ हो सकता है, वो आइलैंड कभी भी डूब सकता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर बात करें कि कोविड क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट पड़ा कि इनइक्वालिटीज़ के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े। ठीक है, क्योंकि लोगों की जॉब थी, वो जॉब चली गई, गरीबी में आ गए वो, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ देखने को मिल रही है आज के टाइम में अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें तो। अकॉर्डिंग टू अगर देखिए कोविड-19 पैंडमिक के चलते सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, अलग अलग लेवल पे देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा हिट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग रीजन में। ठीक है, यूरोप की बात करें, लैटिन अमेरिका की बात करें, सदर्न साउथ और
साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है कि इनकम जो रही नेशनल लेवल की वो बहुत ज़्यादा कम हुई, बिटवीन 6% एंड 7 पॉइंट माइनस में, ठीक है, -6% एंड -7.6% तक गई 2020 की बात करें, स्पेशली पैंडमिक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ईस्ट एशिया की बात करें तो पैंडमिक जो था जब स्टार्ट हुआ था 2020 में, तो इनकम लेवल जो था, ठीक है, वो स्टेबल था 2019 में। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्तर पर जो है ये इनकम की जो प्रॉब्लम्स है वो गिरनी स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके अलावा बात करें इंडिया के बारे में, सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक फाइंड किया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जो इंडिया में स्टैंड है, स्पेशली जो पुअर है और वेरी ज़्यादा अनइक्वल कंट्री है हमारी, ठीक है। तो टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है मोर देन 1/5 इसके टोटल इनकम देखने को मिली 2021 में। बॉटम हाफ जो है वो 13% है। इनकम रिफॉर्म्स की बात करें और लिबरलाइजेशन 1990s में क्या आया, एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए, एलपीजी रिफॉर्म्स जो लाए गए, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, ताकि हमारी इकोनॉमिक में रिफॉर्म किया जा सके। तो अभी जो बेनिफिट हुआ ओनली 1% इसका देखने को मिला, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी की बात करें हमारी कंट्री में, जो फीमेल लेबर की जो इनकम है वो टोटल कितना शेयर करती है, 18% शेयर करती है, ठीक है। एवरेज की बात करें तो 21% है एशिया में, इसमें एक्सक्लूड किया गया है चाइना को, ठीक है। तो लोएस्ट है इन दी वर्ल्ड अगर वैल्यू की बात करें तो। इंडिया जो है वो कार्बन अमीटर है, सबसे कम है, सबसे ज़्यादा कार्बन अमिट कौन करता है, चाइना कंट्री करती है, ठीक है। उसके बाद यूएसए है। तो एवरेज पर कैपिटा की बात करें, जो कंजप्शन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो इक्वल है जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंट की बात करें तो ये टर्म जो है ये डिस्क्राइब की है डिफरेंट जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। रिपोर्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया है कि कैसे मोडेस्ट करना है, प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्स लेके आना है, मल्टी मिलियनियर्स के ऊपर टैक्स लगाने की ज़रूरत है, ताकि जो पैसा आएगा टैक्स से इकट्ठा होके वो हम पुअर लोगों के लिए वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम वेल्थ कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंसंट्रेशन की बात करें और मोडेस्ट प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करें, ये लगाया जाए, जनरेट किया जा सके, ताकि जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, ठीक है, और उसको सही तरीके से पॉलिसीज़ में अलग अलग स्कीम्स में यूटिलाइज़ किया जा सके। क्लियर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एवरेज इनकम की बात करें टोटल कितनी है, 7,400 टोटल यूरो है, ठीक है, ये यूरो का साइन है। उसमें से 13.1% जो है ये अलग निकल के आया है, ठीक है। टॉप 1% जो कंट्रीज़ हैं, टॉप 10% जो है, मिडल 40% बॉटम 50% की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स की इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जैसे इनकम के बेस पे इनइक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी के बेस पे, फिजिकल इन्वायरमेंट के बेस पे, ठीक है, जैसे कि गाँव वाला एरिया हो गया या फिर सिटीज़ वाला एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी इनइक्वालिटीज़ होती है, ठीक है, कि हाँ भाई ये गाँव से निकल के आता है और ये भी शहर से है, ठीक है। तो एसेट यानी कि प्रॉपर्टी के बेस पे इनइक्वालिटी है, जेंडर के बेस पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वेल्थ के बेस पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ हैं जो आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये न्यूज़ भी क्या है, ये एक रिपोर्ट निकल के आई है, कस्तूरी रंगन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई थी उनके बारे में ही यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्पेशली जो स्टेट क्या कर रही है, अपोज कर रही है कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट की, स्पेशली जो वेस्टर्न घाट्स के लिए थी, ठीक है। तो सेंटर के द्वारा बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो अपोज की जा रही है कस्तूरी रंगन कमेटी वेस्टर्न घाट्स पे, ठीक है, तो उसको क्या करना हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो निकल के आई थी वेस्टर्न घाट्स के लिए, क्लियर, क्योंकि उनके द्वारा बोला गया था कि 37% जो टोटल एरिया है वेस्टर्न घाट्स का, उसको डिक्लेयर किया जाए इको सेंसिटिव एरिया, ठीक है। इको सेंसिटिव एरिया क्या होता है कि वो एरिया जहाँ पे हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही फ्रेजाइल एरिया है, बहुत ही वीक एरिया है, ठीक है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ये ओपिनियन दिया गया है कि जो डिक्लेयर किए गए हैं वेस्टर्न घाट्स एज अ इको सेंसिटिव एरिया एडवर्सली इफेक्ट डाल सकता है, स्पेशली जो लिवलीहुड है, लोगों की जो रोजी रोटी है उस रीजन में, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कर्नाटका के जो पीपल हैं, जो गवर्नमेंट है, उनके द्वारा बोला गया। वेस्टर्न घाट्स जो हैं उसमें उनमें आपको जो स्टेट्स नज़र आएंगी यहाँ पे देख सकते हैं, गुजरात, कर्नाटका, गोवा, ठीक है,
गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, 6 स्टेट्स ऐसी हैं जो वेस्टर्न घाट्स में आती हैं, और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु 4 स्टेट्स ऐसी हैं जो ईस्टर्न घाट्स में आती हैं। तो स्पेशली यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स की बात की गई है। अभी हम कस्तूरी रंगन कमेटी की यहाँ पे बात कर लेते हैं, उनके द्वारा जो जो रिकमेंडेशंस दी गई थी। 2 कमेटीज़ निकल के आई थी, एक गडगिल कमेटी थी, एक कस्तूरी रंगन कमेटी थी। गडगिल कमेटी के द्वारा बोला गया कि जो एंटायर वेस्टर्न घाट है, जितना भी वेस्टर्न घाट है वो सारा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है। ठीक है, जो रिकमेंड किया गया कि बॉटम अप अप्रोच लेके चलनी है, यानी कि बॉटम से हमें स्टार्ट करने हैं रिफॉर्म्स। ठीक है, यानी कि पॉलिसीज़ ऐसी लेके आनी है कि ये जो एरिया है, ठीक है, उसको हम डेवलप कर सकें। ठीक है, इसकी प्रोटेक्ट कर सकें इसको, ताकि कोई भी हार्मफुल चीज़ें जो होंगी उसको वो हो ना हो इन फ्यूचर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अप्रोच लेके चले कि ऐसे क्या करना है, हमने कंजर्व करना है। स्पेशली विद ग्राम सभा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभा सकती है डिसीज़न मेकिंग, ये जो है डिसीज़न मेकिंग रोल जो है वो प्ले कर सकती है। और रिकमेंड किया गया कि जो 3 ग्रेड्स इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है और कंप्लीट बैन किया जाए, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन है, हाई कैपेसिटी स्टोरेज, डैम्स। ठीक है, इसकी बिल्कुल मनाही करने की यहाँ पे बात की गई, जो ये कमेटी की रिकमेंडेशन निकल के आई। कॉन्स्टिट्यूट किया जाए वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी, जो किसके अंडर आए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आए, ताकि रेगुलेट कर सके हम जो यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं स्पेशली माइनिंग की, ठीक है, डेवलपमेंट की जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, स्पेशली कंजर्व किया जा सके वेस्टर्न घाट्स को। अगर कस्तूरी रंगन की बात करें तो इनके द्वारा ये बोला गया कि 37% जो वेस्टर्न घाट का एरिया है उसको क्या घोषित किया जाए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित किया जाए। ठीक है, और एनवेज जो डिसीजंस है, डिसीजन मेकिंग बॉडी होनी चाहिए, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट की, ठीक है, वो प्राइमली हो। ठीक है, विद द गवर्नमेंट एंड द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिशियल जो है यहाँ पे एक अहम रोल प्ले करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये इसको परमिट किया जाएगा इन इको सेंसिटिव जो एरिया है, ओनली आफ्टर डिटेल स्टडी जो की गई थी। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशंस दी गई थी। क्लियर? तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंस जो है ये क्लियर हैं। तो गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी किससे रिलेटेड थी, ये वेस्टर्न घाट से रिलेटेड थी। ठीक है, तो इको सेंसिटिव एरिया क्या होता है, तो ये लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे है अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया, स्पेशली जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी पे होता है। क्लियर? तो इको सेंसिटिव जो एरियाज़ है ये नोटिफाई किसके द्वारा किए जाते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किए जाते हैं, जो अंडर किसके इसको रखा गया है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। ठीक है, एम क्या है कि रेगुलेट करना जो एक्टिविटीज़ होती हैं नेशनल पार्क के आसपास और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के आसपास, ताकि इन सब चीज़ों को मिनिमाइज़ किया जा सके, क्योंकि लैंडस्लाइड के काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं इसके चलते, क्योंकि ये एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्पेशली इकोसिस्टम के ऊपर। क्लियर? वेस्टर्न घाट्स की अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं काफ़ी फ्रजाइल है, एक्सटेंड है ये 1500 से 1600 किलोमीटर। एवरेज एलिवेशन की बात करें तो लेस देन जो है 600 मीटर है। 6 स्टेट्स इसमें आती हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। 50 मिलियन पीपल जो है यहाँ पे जो है रहते हैं इसके आसपास। क्लियर? सोर्स जो है वाटर का वो एंटायर पेनिनसुला जो है रिवर से निकल के आता है। ठीक है, स्पेशली इन्फ्लुएंस रहता है मानसून का जो पानी रहता है। 7% ओनली ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर है यहाँ पे। वर्ल्ड हॉटेस्ट हॉटस्पॉट भी माना जाता है ये बायोडाइवर्सिटी का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा अगर देखें कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो थे हैं ये फॉर्मर इसरो चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर साइंस में इनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है, और वन ऑफ द साइंटिफिक एडवाइज़र भी रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। असाइन यानी कि इनके द्वारा हेल्प भी की गई एनालाइज करने में जो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड रिपोर्ट है। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताई कस्तूरी रंगन रिपोर्ट। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गडगिल कमेटी की अगर बात करें तो ठीक है, 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली एक्सपर्ट पैनल जो है वो बनाया गया, जो माधव गडगिल के द्वारा हेड किया गया। कमीशन के द्वारा रिपोर्ट जो सबमिट की गई 2011 में की गई। डिवाइड किया गया वेस्टर्न घाट को इंटू 3 जोन्स में, स्पेशली जो ESZ1, ESZ2, Z3। ठीक है, गडकरी रिपोर्ट के द्वारा कंसीडर किया गया कि जो इतना जो है
1,37,370 जो स्क्वायर है किलोमीटर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में आएगा, यानी कि जितना भी है एरिया वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की स्टेट्स का जितनी भी है, तो वो इको जो सेंसिटिव एरिया में कन्वर्ट करने की यहाँ पे बात की गई कि वो सारा जितना भी एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन एरिया में आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट जो काफ़ी दुखद घटना हुई, जो हमारे CDS थे, ठीक है, जिनका नाम था विपिन रावत, तो प्लेन क्रैश होने की वजह से और उनकी वाइफ की भी जान चली गई तुरंत, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक ये हादसा हुआ। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे विपिन रावत के साथ साथ 12 अदर जो आर्मी जो एयरफोर्स पर्सनल्स थे उनकी भी जान चली गई, जो चॉपर क्रैश हुआ था। क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि उनके द्वारा जो फ़्लाइट चढ़ी गई उसके बाद जो है चॉपर, एक बात यहाँ पे बोली गई है कि चॉपर जो था वो जैक फ्रूट के पेड़ से टकराया था, कि इतना मतलब नीचे था ये कि पेड़ के साथ टकराने से जो है ये क्रैश हो गया, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि इनके द्वारा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है अभी कमेटी भी बिठाई गई है कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि ये सब जो हुआ ये कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो लो एटीट्यूड चॉपर जो है टुक टर्न, यानी कि जो जैक फ्रूट था, ठीक है, उसके साथ टकराने से जो है ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ। क्लियर, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पास्ट में भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। 6 पर्सन्स ऐसे थे जो 1963 में हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से उनकी डेथ हुई, ठीक है। 4 जो थे 1997 में और 12 जो थे 2010 में, ठीक है। और अभी ये घटना देखने को मिली जो काफ़ी ज़्यादा बुरी थी घटना ये, ठीक है। तो पूरे देश को मतलब झकझोर के रख दिया इस घटना ने। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चॉपर था ये हम लोगों ने रशिया से ख़रीदा हुआ है, ठीक है। बोला जाता है कि काफ़ी ट्रस्टवर्दी ये चॉपर है, बट ऐसी घटना बार बार देखने को मिली, तो इसको चेंज क्यों नहीं किया, इसको रिप्लेस क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विपिन रावत जो थे, ठीक है, इनके द्वारा कौन कौन से मेजर ऑपरेशंस चलाए गए अगेंस्ट, जैसे पाकिस्तान इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बालाकोट स्ट्राइक की गई 2019 में, तब भी ये हमारे जो आर्मी चीफ थे उस टाइम, ठीक है। अगेंस्ट चाइना की अगर बात करें, एज अ आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत के द्वारा चाइनीज़ जो पीपल लिबरेशन आर्मी थी डोकलाम जो स्टैंड ऑफ देखने को मिला था इंडिया भूटान और चाइना में, ट्राई जंक्शन जो है, ठीक है, 73 डेज़ का था। तो 2017 में ये घटना देखने को मिली थी। म्यांमार स्ट्राइक 2015 में हुई, क्रॉस दी ऑपरेशन, बॉर्डर ऑपरेशन जो था म्यांमार में, यूनाइटेड नेशन मिशन जो था जनरल विपिन रावत जी के द्वारा वॉज अ ब्रिगेडियर व्हेन ही वॉज सेंट टू कॉन्गो इन 2008, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम देखें तो इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा मेडल्स जो हैं वो जीते गए हैं, ठीक है। तो मेडल्स इनके पास बहुत सारे थे, आप देख सकते हैं। तो ड्यूरिंग कैरियर देखें तो 40 ईयर्स के कैरियर में इनके द्वारा बहुत सारी जो अचीवमेंट्स की गई। CDS थे हमारी कंट्री के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अभी देखते हैं कौन न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। तो इनके द्वारा बहुत सारे मेडल ऑनर्स जो हैं फॉर गैलेंट्री एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए इनको मेडल्स दिए गए, जैसे परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, वाउंड मेडल, सामान्य सेवा मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल, हाई ऑल्टीट्यूड सर्विस मेडल, विदेश सेवा मेडल, 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस मेडल, 30 ईयर्स लॉन्ग सर्विसेज मेडल, 20 ईयर्स ऑफ लॉन्ग सर्विस मेडल, 9 ईयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल, ठीक है। तो ये जो मेडल्स हैं इनको बहुत सारे मिल चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी हमारे इंडिया की, ठीक है। तो बहुत बुरी ये कंडीशन देखने को मिली हमारी कंट्री में, ठीक है। तो अब जो रिपोर्ट है वो कमेटी जो बिठाई गई है उनके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, देखते हैं कि क्या इस आगे चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। अगर बात करें इनका जो बर्थ हुआ था 1958 में, वो था 16 मार्च को। 8 दिसंबर में 2021 में नीलगिरी जो एरिया है वहाँ पर इनकी डेथ होगी, ठीक है। तो इनकी वाइफ की भी साथ ही में डेथ होगी प्लेन क्रैश की वजह से। क्लियर, यहाँ पे जो बात की गई है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है ये वाटर स्टार्व डिस्ट्रिक्ट यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो रिवर प्रोजेक्ट है केन बेतवा रिवर का, ठीक है, ये निकल के आया, ठीक है। तो बेनिफिट जो रहेगा स्कीम गवर्नमेंट के तहत जो उस एरिया में लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा, उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अगर केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट की बात करें, यहाँ पर
मध्य प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है, केन रिवर है और ये बेतवा रिवर है। इसको लिंक करने की यहाँ पे बात की जा रही है दोनों स्टेट्स में, क्लियर। तो ट्रांसफ़र होगा सरप्लस वाटर स्पेशली फ्रॉम केन रिवर टू बेतवा रिवर। स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है ओनली 2, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स जो रहेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश का छतरपुर, पन्ना एंड टीकमगढ़, उत्तर प्रदेश का झांसी, बांदा, महोबा एंड ललितपुर। इरिगेशन बेनिफिट जो रहेगा यानी कि इतना जो है एनुअली हेक्टर जो एरिया कवर किया जाएगा उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है पॉपुलेशन को 13.42 लाख जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, उनको ये पानी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। प्रोजेक्ट जो इस पे लगाए जाएंगे ऑल्सो जनरेट किया जाएगा 78 मेगावाट ऑफ पावर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, तो ये याद रखिएगा, केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट का जो ये मैप है, ठीक है। तो स्मोक टावर की यहाँ पे बात की जा रही है कि स्मोक टावर जो है करंटली एफिशिएंसी उसकी देखने को मिल रही है हाफ ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये क्लियर किया गया है, ठीक है। तो स्मोक टावर आखिर है क्या, जो पोल्यूशन रहता है, ठीक है, उसको जो हमारी जो एयर रहती है उस एरिया में उसको क्लीन करने का काम किया जाएगा स्मोक टावर के द्वारा। तो ये 24 मीटर हाई स्टील सीमेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो फिट किया गया है दिल्ली में, क्लियर। तो ये टोटल 40 बिग फैंस इसमें देखने को मिलते हैं। बॉटम ऑफ द टावर विल पोल्यूटेड एयर जो है उसको जो है क्लीन करने की काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। और ये पास करेगा थ्रू 5000 फिल्टर इंस्टॉल एट द बॉटम, ठीक है। तो ये क्या करेगा यहाँ पे आप टावर कैप देख सकते हैं, स्क्रीन मैश देख सकते हैं, पोल्यूटेड एयर फ्लो जो होगी, ठीक है, वो भी यहाँ पे फिल्टर, क्लियर। ब्लोअर्स फैन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पोल्यूटेड एयर्स को क्लीन एयर में कन्वर्ट करने का काम करता है जिसका नाम है स्मोक टावर, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पिछली पीडीएफ भी जो थी आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है, तो प्लीज़ आप जाके कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं आई तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर दीजिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।